Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 02 है। आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्लासिकल मॉडल ऑफ कंडक्टर्स की बात करेंगे, काइनेटिक मॉडल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का ही, जो हमने लेक्चर नंबर 01 में पढ़ा था कि इफ चार्ज वेरीज विथ टाइम एज Q इज इक्वल टू AT माइनस में BT स्क्वायर। ऐसे रिवाइज करने के लिए कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो आपको दे रखा है कि चार्ज आपका जो है वो इस टाइप से वेरी कर रहा है टाइम के साथ AT माइनस BT स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इफ ए इज कांस्टेंट, ए आपका क्या है, कोई कांस्टेंट है, और बी भी क्या है, आपका कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड टाइम एट विच करंट बिकम जीरो, एट विच करंट बिकम जीरो। कितने टाइम में करंट जीरो हो जाएगा अगर चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो चार्ज इस तरीके से वैरी कर रहा है टाइम के साथ अगर, तो हमारा करंट जीरो होने का टाइम क्या होगा। तो बहुत अच्छे से सोचे, तो आप करंट निकालना जानते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, करंट आ जाएगा। तो कह रहा है कि करंट जीरो हो जाएगा, तो वो टाइम बताओ, तो करंट निकाल के उसको जीरो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन जो था बहुत बड़ा क्वेश्चन है हीट के में पूछा गया था। हीट मतलब हीट को मिलाते हुए और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलाते हुए, है ना, पूछा हुआ था। तो हमने उसको छोटा सा पार्ट कर दिया है। ध्यान से अगर आप देखें तो खाली यही क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में अगर हम देखें तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में क्या है कि करंट I बराबर dQ/dt होता है। इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ AT माइनस में BT स्क्वायर। ध्यान दें कि डी डी टी ऑफ दोनों में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। डी डी टी ऑफ AT हो जाएगा माइनस में डी डी टी ऑफ कितना हो जाएगा, BT स्क्वायर। बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो A कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, B भी बाहर हो जाएगा, तो T का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो A इंटू 1 माइनस में B कांस्टेंट बाहर होगा और T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2T। तो यहाँ पे करंट आपकी कितनी आ गई, करंट I इज इक्वल टू AT माइनस में 2BT, AT माइनस में 2BT। दिस इज योर करंट। ये तो आपके करंट की बात होगी कि करंट बराबर कितना हो जाएगा, AT माइनस 2BT। तो करंट आपका आ गया, करंट I इज इक्वल टू AT माइनस में 2BT। क्वेश्चन में कह रहा है कितने टाइम में करंट जीरो हो जाएगा, तो जीरो दिखा देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AT इज इक्वल टू, AT नहीं A आएगा, ओनली A आएगा, ओनली A आएगा। ध्यान दें तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इज इक्वल टू 2BT, और T की वैल्यू कितनी आ जाने वाली, T इज इक्वल टू A अपॉन में 2B। इतने टाइम में आपका करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर चार्ज आपका इस तरीके से वैरी कर रहा है तो। ये बात तो था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, असली में क्वेश्चन पूछा गया था कितना हीट जनरेट होगा, कितना हीट जनरेट होगा अगर चार्ज हमारा इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो कंडक्टर के अंदर, अगर किसी कंडक्टर के अंदर, सपोज कर लिया मैंने, मान लिया कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज इस तरीके से वैरी कर रहा है टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो बताना ये है कि कितना हीट जनरेट होगा। तो वो तो जो क्वेश्चन था हमें जो क्वेश्चन था निकालना था वो हमने निकाल लिया। जब मैं हीट पढ़ूंगा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो उस पर बातें की जाएंगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्लासिकल कंडक्शन के बारे में। क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंडक्टर अगर बात किया जाए तो इसी को कंडक्टर विदाउट बैटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर विदाउट बैटरी, कंडक्टर विदाउट सेल, मतलब बैटरी नहीं जोड़ा गया कंडक्टर के अक्रॉस, या फिर क्लासिकल मॉडल ऑफ कंडक्टर भी बोल देते हैं। तो सब आपको नाम पता होना चाहिए कि किस किस नाम से पूछा जा सकता है और क्या क्या नाम बुकों में लिखा होता है। तो इसको क्लासिकल मॉडल भी बोला जाता है, क्लासिकल मॉडल ऑफ कंडक्टर्स। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं लिख भी देता हूं,
क्लासिकल मॉडल ऑफ कंडक्टर। और बुकों में डेफिनेशन आपका हेडिंग ये भी डाला रहता है कि काइनेटिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। क्या मतलब है? कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी कंडक्टर है और विदाउट बैटरी, मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर है और ये विदाउट बैटरी, कोई बैटरी अगर हमने नहीं लगाया, अगर कोई बैटरी हम नहीं लगाते हैं तो कोई करंट नहीं होता है, ये हम जानते हैं। करंट इन दिस कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, करंट इन दिस कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। लेकिन क्यों होता है जीरो, इसकी बात हम करेंगे। क्यों होता है जीरो, हम इसकी बातें करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अगर आपका कंडक्टर है तो उसमें ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 4 10 15 20 100 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अच्छे खासे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं बात करूं मेटल की, तो मेटल में ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिफाइन किया जाता है किसी कंडक्टर के लिए। तो इसकी जो n की वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये लगभग कितना होता है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब के रेंज में होता है। क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन मेटल ऑन एन एवरेज। तो कितना है, अच्छा खासा है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻28, है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी कंडक्टर की अगर बात करें, कोई स्पेसिफिक स्पेसिमेन की अगर हम बात करें, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होंगे, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। अब कोई बड़ा सा कंडक्टर हो, मोटा सा कंडक्टर हो, तो उसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻28, ठीक है, मजाक बात नहीं है, ठीक है। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 28 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लर्न होना चाहिए, एक बार नीट में पूछ दिया था ये, तो आपको लर्न होना चाहिए इसका ऑर्डर। ये नीट में एक बार आ चुका है, डायरेक्ट पूछ चुका है कि मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं। असल में वहां पे ये वर्ड ना बोल के बोला हुआ था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोला था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैं वो भी लिख देता हूं, इसी को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होते हैं, और अगर ये फ्री हैं तो ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और वी कैन से ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इट मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। All of the electrons inside the conductor move with high speed in random direction. ब्राउनियन मोशन करते हैं इस कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स। कौन से सभी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, सपोज मैंने मान लिया, दो चार मैं बना देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ब्राउनियन मोशन करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई जरूरी तो नहीं है नहीं इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर ही जाना पड़ेगा, या तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का अगर ये वाला इधर जा रहा है तो ये वाला भी इधर जाएगा, किधर भी जा सकता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल। जैसा कि किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल मोशन करता है, उसी के जैसा ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री टू मूव। ये भी फ्रीली तरीके से मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, तो ये भी मूव करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल मॉडल में यही बताया गया कि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और ये रैंडम मोशन करता है जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी बोला जाता है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि हमारे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गैस हम क्यों कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गैस हम क्यों कहते हैं, इसका
कारण आपको पता होना चाहिए, 2-3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि सारे के सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कंडक्टर के अंदर, सारे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर और भी कैसे ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मूव करते हैं और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते हैं, जिसके कारण जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। तो इसको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गैस। ये इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिख देता हूं एक लाइन, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, just like gas molecules, just like gas molecules. That's why it is also called electron gas. कौन सा गैस, इलेक्ट्रॉन गैस। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन गैस बोल दिया जाता है, कारण ये है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, ये एक पैरामीटर हमने बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हमने बात की कि किसी मेटल के अंदर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि कितने रेंज का होता है। मैंने ऑर्डर लिखा है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, ऑर्डर लिखा है कि ऑन एन एवरेज इतने पावर में होता है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव कर रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, तो कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। अगर हम बात करें तो कितने स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो अगर हम बात करें कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो उस स्पीड को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, उसका नाम है थर्मल स्पीड। क्या बोला, थर्मल स्पीड, या फिर इसी को बोलते हैं हम आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड, थर्मल स्पीड या फिर आरएमएस स्पीड। अब ये क्या है, थर्मल स्पीड या फिर आरएमएस स्पीड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इनसाइड, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज बेसिकली नोन एज थर्मल स्पीड या फिर आरएमएस स्पीड। टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन के पास जो भी स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड। ये कितना होता है सर, अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना। जैसे एक गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, कितना बोला, 3/2 kT, तो इसके पास भी एनर्जी होगी 3/2 kT। जैसे गैस के पास टेम्परेचर के कारण जितनी एनर्जी होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास भी टेम्परेचर के कारण उतनी एनर्जी होगी। तो ध्यान से अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² लिख सकते हैं, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप स्पीड निकालना चाहें तो 2 से ये 2 चला जाएगा, स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू रूट में 3 kT अपॉन में m, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबस्क्रिप्ट में दिखा दिया हूं मैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और k क्या है, क्या आपका k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है केल्विन वाला, वो वाला टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दिस इज योर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर सबकी वैल्यू रखेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, है ना, हीट में पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसकी वैल्यू रखेंगे, और रूम टेम्परेचर पर अगर बात करेंगे, एट रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर कितने पे होता है, क्या लिया गया है, T बराबर 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर हम मान लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर अगर 300 केल्विन रखेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg, तो इसकी जो स्पीड आती है थर्मल स्पीड Vt या फिर आरएमएस स्पीड, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतने के रेंज में आती है। मतलब इसकी स्पीड अच्छी खासी है, सॉल्व करके देखिएगा आपको अच्छा लगेगा कि इतने के रेंज में ही आती है। पावर 5, 10⁻⁵, मतलब जो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होता है वो बहुत अच्छी खासी स्पीड होती है।
जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होता है बहुत अच्छी खासी स्पीड होती है, वो स्पीड कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अगर थोड़े से और अच्छे तरीके से आपको दिखाया जाए 10⁵ मीटर पर सेकेंड को, तो देखें इस 10⁵ मीटर पर सेकेंड को अगर मैं लिखूं तो थर्मल स्पीड या आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा बोल सकते हैं। 10⁵ मीटर पर सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं 100 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 100 एक सेकंड में 100 किलोमीटर जाएगा, इतनी अच्छी खासी स्पीड इसके पास। सोचो ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास अच्छी खासी स्पीड है। और एक बात और देखें यहां से कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है सराउंडिंग का कंडक्टर का, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब स्पीड थर्मल स्पीड जो भी होगा वो थर्मल स्पीड या आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ध्यान से देख रहे हैं आप, ये भी कांस्टेंट है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, के तो कांस्टेंट ही रहता है, रूट ऑफ कैपिटल टी। मतलब कंडक्टर के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। मतलब जो थर्मल स्पीड होता है ये किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अच्छा, मतलब इतनी अच्छी खासी स्पीड है, और अगर इतनी अच्छी खासी स्पीड है मूव कर रहा है तो करंट तो आना चाहिए था। क्या आता है क्या? अगर कोई कंडक्टर है विदाउट बैटरी, अगर कोई कंडक्टर है और विदाउट बैटरी अगर रखा हुआ है तो क्या उसमें करंट होता है क्या? होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन होता ही नहीं है। तो क्या कारण है? स्पीड भी है, मूव भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर करंट नहीं आता, करंट आपका जीरो है। पहले ही लिख दिया था मैं। ऐसा क्या कारण है कि करंट जीरो है? तो सोचो ना कि ब्राउनियन मोशन के कारण, ब्राउनियन मोशन कैसा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, सारे फ्री हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करता हूँ या किसी भी स्लाइस को कंसीडर करता हूँ, इस कंडक्टर के किसी एक स्लाइस को कंसीडर करता हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि अगर इतनी हाई स्पीड है और इतनी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्लाइस से लेफ्ट साइड में जाते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड में आते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत हाई है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 1 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होता तो बात करते, लेकिन 1 2 10 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे खासे हैं, 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब में। तो ऐसा माना जाता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड से, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इस साइड में आते हैं, इस स्लाइस के लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड से राइट साइड में आते हैं। तो उसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने चार्ज इस दरवाजे से लेफ्ट साइड में गए उतने ही चार्ज लेफ्ट साइड से राइट साइड में गए, तो ऑन एन एवरेज करंट क्या रह गया? जीरो। तो ऑन एन एवरेज करंट क्या रह गया? जीरो। देख रहे हैं, स्पीड है फिर भी करंट नहीं है, मतलब ये फर्जी स्पीड है। कौन सी स्पीड है? फर्जी स्पीड है। ये कोई हमारा करंट वरेंट नहीं लाता, मतलब स्पीड तो है कंडक्टर के अंदर, लेकिन ये फर्जी स्पीड है। और तो और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन अच्छी खासी स्पीड से तो मूव कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोलाइड करता है विद द लैटिस मतलब पॉजिटिव आयंस। जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स निकला है, फ्री हुआ है, तो आयंस हुआ होगा ना, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा होगा, किसी पर्टिकुलर जगह पे फिक्स्ड होंगे सभी पॉजिटिव आयंस, कहने का मतलब एटम्स। तो जो एटम्स होते हैं उन एटम से ये बार बार कोलाइड कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। जैसा का जैसा मोशन गैस मॉलिक्यूल का होता है, वैसा का वैसा मोशन इसका भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम से भी टकराते हैं, टकराते रहते हैं, अपना डायरेक्शन बदलते रहते हैं, टकराते रहते हैं, अपना डायरेक्शन बदलते हैं। डायरेक्शन बदलने का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन तो चला, ध्यान से अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि मान लेते हैं आपका लैटिस पॉइंट, मैं आपको दिखाता हूं कि 2 4 5 लैटिस पॉइंट दिखाता हूं कि सपोज दिस इज योर लैटिस पॉइंट,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट किया ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर। गया भाई साहब रास्ते में लड़ गया इस एटम से, जो एटम यहां पे रखा हुआ है। अब इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन लड़ने के बाद क्या हो जाएगा, लड़ने के बाद इसकी स्पीड तो 0, लेकिन टेम्परेचर तो अभी भी है, तो स्पीड खड़ाक से उसकी 0 हो जाती है, फिर खड़ाक से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर है। लड़ने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि लड़ने के बाद ये डायरेक्शन क्या कर देता है, बदल देता है। ये ऐसे इसका डायरेक्शन बदल दिया, इधर चला गया, फिर उसके बाद ये इसका डायरेक्शन बदल के इधर चला गया, उसके बाद ये डायरेक्शन बदल दिया लड़ने के बाद, ऐसे ऐसे, और फिर से अपनी जगह वापस आ गया। क्योंकि बहुत हाई स्पीड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बार बार इधर उधर लड़ने के बाद अपनी जगह वापस आ रहे हैं, बार लड़ने के बाद अपनी जगह वापस आ रहे हैं। तो ऐसा का ऐसा हर एक इलेक्ट्रॉन करता है, ऐसा कैसा हर एक इलेक्ट्रॉन करता है। मतलब इसके पास स्पीड तो है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। कि ऐसा बोला जा सकता है क्योंकि ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई, और ड्यू टू द टेम्परेचर ये इधर उधर बार लड़ रहा है। कभी लेफ्ट साइड में लड़ रहा है, कभी लड़ने के बाद राइट साइड में आ रहा है, इधर लड़ रहा है, उधर लड़ रहा है, नीचे लड़ रहा है, ऊपर लड़ रहा है, सभी लैटिस से लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि लड़ भिड़ के अपनी जगह वापस आ जाए, और अगर अपनी जगह वापस आएगा तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। बट एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी एवरेज स्पीड तो है भाई, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर ये मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस तो ये कवर कर ही रहा है। ये देखिए, ये इधर इतना, ये इधर इतना, ये इधर इतना, इतना 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 इतना, तो टोटल डिस्टेंस तो है और टोटल टाइम भी लग रहा है, टाइम तो लगेगा ही। तो एवरेज स्पीड है इसके पास। एवरेज स्पीड इसकी 0 नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 है, क्योंकि घूम फिर कर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वापस आ रहा है। ये मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, ये मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, और यही एवरेज वेलोसिटी 0 है। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का। इस डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो करंट नहीं आया, क्योंकि करंट के आने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से खिसकना, हट जाना। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट ही नहीं रहा है, खिसक ही नहीं रहा है, तो करंट थोड़ी ना आएगा भाई। वो इलेक्ट्रॉन चल तो रहा है, चला, लेकिन अपनी जगह वापस आ गया, फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट 0, फिर गया घूम फिर कर लड़ भिड़ के आया, अपनी जगह वापस आया, फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट बार 0 हो जा रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है। और अगर डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 और साथ ही साथ करंट 0। तो करंट 0 होने का कारण क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। तो ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा था। और अगर कलेक्टिवली भी देखें सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एट द मोमेंट, है ना, एट इंस्टेंट, तो ध्यान से अगर देखो, मान लेते यही इंस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखो तो ये इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे, कोई इलेक्ट्रॉन टेढ़ा जा रहा होगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट। मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इज इक्वल टू 0। ये भी हुआ, मतलब ये भी पाया गया और ये भी पाया गया, दोनों के दोनों पाए गए। कि अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी तो 0 है ही, एक इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी तो 0 है ही, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स की भी अगर हम बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी of all the electrons also is equal to 0। सभी इलेक्ट्रॉन्स का भी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ये मानूं कि टेम्परेचर के कारण ये अगर चलने लगे, और अगर टेम्परेचर के कारण ये चलने लगे
मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड में मान लेता हूं कितना, मान लूं u1 इस वाले इलेक्ट्रॉन की, u2 इस वाले इलेक्ट्रॉन की, u3 इस वाले इलेक्ट्रॉन की, u4 इस वाले इलेक्ट्रॉन की, u5। सर अलग अलग क्यों मान रहे हैं, अलग अलग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो सबका स्पीड तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो स्पीड है वो डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो स्पीड तो सेम होना चाहिए। लेकिन मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, और वेलोसिटी में बात करेंगे तो डायरेक्शन भी देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द स्पीड इज इक्वल टू 0। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, u1 का मैग्नीट्यूड, u2 का, u3 का, u4 का, u5 का, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण मैं u1, u2, u3, u4 लिख रहा हूँ। तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डैश 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 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कैपिटल N है। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है आपके सारे इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, और वो जो लिखा हुआ है वो आपके एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वो दिस इज फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया था, तो एक इलेक्ट्रॉन का भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स का भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, सारे इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है जिसके कारण करंट भैया नहीं आता हमारा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि करंट किसी कंडक्टर में विदाउट बैटरी क्यों नहीं आता है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो एक लाइन में उसको आंसर देंगे, ड्यू टू द रैंडम मोशन, क्या बोलेंगे, ड्यू टू द रैंडम मोशन, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पूरा लिख लें, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से एवरेज वेलोसिटी of electrons are zero, therefore there is no net displacement, of इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की बोलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोल सकते, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो ये आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए क्यों करंट 0 होता है विदाउट बैटरी, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो हमने कितनी आपको पैरामीटर्स बताएं, इसके 2 पैरामीटर्स बताएं कंडक्शन के। पहला क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, आपको यही दिया रहेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे खासे होंगे तो ये नहीं देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने पहली पैरामीटर्स पढ़ा हमारे कंडक्टर्स का। दूसरा पैरामीटर्स हमने क्या पढ़ा, दूसरा पैरामीटर्स पढ़ा हमने थर्मल स्पीड, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। कौन सा स्पीड, मेक श्योर थर्मल स्पीड। कौन सा स्पीड, थर्मल स्पीड, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की स्पीड होती है ना, अभी उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे थर्मल स्पीड बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। आइए देखते हैं कुछ चीजें और। तो अगली बात हम करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हम रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम,
टेक्निकली इसको टाउ से दिखाया जाता है ना। अब टाइम तो स्मॉल टी से ही दिखाया जाता है, लेकिन बुकों में लिखा रहता है टाउ, तो मैंने भी लिख दिया टाउ, ऐसे टॉर्क वाला टाउ, लेकिन ये टॉर्क नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टाइम ही है ना, यूनिट इसका सेकंड होगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, नाम से पता चल रहा है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब कि रिलैक्स करने का समय, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करने का समय। अब देखो ना कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला था ड्यू टू टेम्परेचर या ड्यू टू द एनर्जी जो कि टेम्परेचर कारण है, तो यहां से यहां तक चलने में ये किसी से नहीं लड़ा, ये रिलैक्स होके चला, फ्री होके चला, फ्रीली। मतलब इसके इस लैटिस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी बाधाएं नहीं आई, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने लगा। ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा था तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं सपोज ये टाइम है आपका t1। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि लड़ने के बाद फिर से ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला होगा, यहां पे लड़ा, तो लड़ने के बाद, लड़ने के पहले फिर से टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने के लिए t2। फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गया, कोलिजन के बाद फिर से टाइम लगा t3, फिर से टाइम लगा स्ट्रेट लाइन पाथ में t4, स्ट्रेट लाइन पाथ में t5, स्ट्रेट लाइन पाथ में t6, डैश डैश डैश। तो ये जो टाइम कहलाता है इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स होके चलने का, है ना। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगा ये रिलैक्स टाइम है, ये भी रिलैक्स टाइम है, ये भी रिलैक्स टाइम है, ये सारे रिलैक्स टाइम है। तो टेक्निकली ये बोला जाता है कि इन सभी रिलैक्स टाइम का जब आप एवरेज ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो क्या डेफिनेशन क्या बना, डेफिनेशन क्या बना, अगर मैं बोलूं कि टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ ये तो बेसिकली एवरेज निकाल रहे हैं या फिर सिंपल टाउ लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन कह लो, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन कर लो, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी डिफाइंड होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन अभी ये एक इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, मैं आपको रिलैक्सेशन टाइम बता रहा था। तो उसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को हम बोल सकते हैं कि इट इज the average time taken by the it is the average of time taken by the electron to for successive कोलिजन बार बार टकराने में, लगातार टकराने में जितना टाइम लगा उन सभी टाइम का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या बोला गया, इट इज द एवरेज ऑफ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर सक्सेसिव कोलिजन के लिए, ठीक है। तो सारी चीजों को नोट करते रहिए, रिलैक्सेशन टाइम है, ये है आपका रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब अगर हम बात करें ये किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ये किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो फिर से हम बात कर लेते हैं पैरामीटर के बारे में, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये होता है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ये किस पे डिपेंड्स ऑन मेटल, अलग अलग मेटल की अलग अलग हमारा लिस्ट होगा, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, इसमें इतना, ठीक है। आपने सुना होगा सिल्वर क्या होता है, सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके बाद आप सबसे पहले कॉपर का हम यूज़ करते हैं वायर, एल्युमिनियम का भी वायर यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, लेकिन एल्युमिनियम से अच्छा कॉपर है, कॉपर से अच्छा क्या है आपका, सिल्वर है। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है ना, तो सबका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, किसके अंदर, सिल्वर के अंदर, तो उसमें अच्छा खासा करंट बहेगा, उसका रेजिस्टेंस भी कम है ना। तो ये सब चीज़ें अभी आगे आएंगी। तो बेसिकली ये एन है, जो एन आपका क्या है, मेटल पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें, दूसरी बात हमने क्या की, थर्मल स्पीड या फिर आरएमएस स्पीड, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और किस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें टाउ की, टाउ किस बात पे डिपेंड करता है, तो देखो ना, टाउ किस बात पे डिपेंड करेगा, दो बात पे, एक तो मेटल और दूसरा टेम्परेचर। एक तो मेटल पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे, सोचो,
कि अगर इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये जो स्पीड है थर्मल स्पीड ये बढ़ जाएगी। थर्मल स्पीड बढ़ेगी तो दो लैटिस से टकराने में जो टाइम लगेगा वो कम लग जाएगा। क्या बोला? दो लैटिस से टकराने में जो टाइम लगेगा वो कम लग जाएगा। बड़ी तेजी से मूव करेगा, और तेजी से मूव करेगा तो दो लैटिस से टकराने का टाइम कम हो गया। टाइम कम हो गया ना, तो वही टाइम तो क्या कहलाता है आपका? रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन योर थर्मल स्पीड डिक्रीजेज, और थर्मल स्पीड डिक्रीज करेगा तो टाइम आपका क्या हो जाएगा? टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो टाइम इंक्रीज कर गया। तो इस तरीके से डिपेंड करता है, और अलग अलग मेटल में अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि अलग अलग मेटल में हर लैटिस के बीच का डिस्टेंस अलग अलग होता है ना। जरूरी थोड़ी है कि कॉपर में हर कॉपर के बीच का जो डिस्टेंस होगा सिल्वर में हर सिल्वर के बीच का उतना ही डिस्टेंस हो। डिस्टेंस तो अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ अंतर है तो रिलैक्सेशन टाइम में अंतर होगा। तो ये टाउ मेटल पे डिपेंड करता है, टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब किस तरीके से डिपेंड करता है ये आपको दिख गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी नहीं लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो कंडक्टर्स के पैरामीटर्स को हमने देखा था। अब हम बेसिकली बात करेंगे जब हम किसी किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा देंगे, इलेक्ट्रिक सेल लगा देंगे तो क्या होगा। तो मान लिया कि ये हमारा आपके पास क्या है, ये कंडक्टर, यू हैव अ कंडक्टर, सिलिंड्रिकल टाइप का मैंने ले लिया, और आपने क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया, है ना। पहले तो ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? रैंडम मोशन, इधर उधर मोशन कर रहे थे, मूव कर रहे थे भाई साहब मस्ती से। ये आपने बैटरी लगा दिया, इस बैटरी का ये हाई पोटेंशियल है, इस बैटरी का ये लो पोटेंशियल है। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ? इस साइड में हायर पोटेंशियल आ गया और इस साइड में लोअर पोटेंशियल आ गया कंडक्टर के। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के कारण हुआ क्या? बैटरी लगाने से बेसिकली हुआ क्या? तो जैसे ही आपने बैटरी लगाया वैसे आपका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आप जानते हैं। तो जैसे ही आपने इस बैटरी के अक्रॉस इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाया, इस बैटरी की वजह से कंडक्टर के अक्रॉस हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया, और जैसे ही हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर थर्मल मोशन तो था ही, लेकिन थर्मल मोशन के अलावा इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगा, जस्ट ऑपोजिट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है? Q इंटू में E। तो फोर्स तो Q इंटू में E लगेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, और वो फोर्स बेसिकली कितना लगेगा? Q इंटू में E। तो आप देख रहे हैं ना, इस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये इधर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्या ये बहुत आसान मोशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद आसान मोशन तो नहीं है ना। पहले क्या हो रहा था सोचिए अब, कि पहले अगर बैटरी नहीं लगाया था तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, सोचो हर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन था इधर 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 ऐसे मोशन करते हुए लड़ते भिड़ते अपनी जगह वापस, ऐसे 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 लड़ते भिड़ते अपनी जगह वापस। तो बार बार डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो करंट नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान दें, लेकिन ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है यहां पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगा, और इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से ये आज भी वैसा ही मोशन कर रहा है जैसा पहले कर रहा था, लेकिन हल्का 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 ये शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा 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 थोड़ा। क्या एक इलेक्ट्रॉन है? नहीं, सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थे। तो सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जितने हमारे हैं, उस सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो मूव करना स्टार्ट कर दिए ना,
ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ ना, डिस्प्लेस्ड हो गया ना, भले ही थोड़ा सा हुआ लेकिन हुआ ना, और डिस्प्लेस्ड हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो करंट आ जाएगा। वही करंट बेटा आप लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर आप बैटरी लगा देंगे तो करंट आ जाता है। करंट आने का ये प्रोसेस होता है। ये बेसिकली बहुत आसान मोशन नहीं है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चलने लगा स्ट्रेट लाइन में। मोशन इसका स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मोशन रैंडम मोशन कर रहा है, ऐसे 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 करके ये निकलेगा। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन लड़ते भिड़ते 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 ऐसे करके इधर से निकल जाएगा। इतना खतरनाक मोशन है इसका, इतना खतरनाक मोशन है। मतलब अंदर कैसा पाथ ले रहा है इलेक्ट्रॉन, कर्व पाथ ले रहा है। जब बैटरी नहीं लगाया था तो स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रहा था, दो कोलिजन के बीच में तो स्ट्रेट लाइन पाथ ही मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगा दिया, उसके पास पहले से वेलोसिटी था, पहले से वेलोसिटी था, और फोर्स की वजह से और मूव करने लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो पाथ कैसा हो गया, कर्व। कर्व ही होता है ना। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी पार्टिकल को फोर्स के सीधा डायरेक्शन में फेंक दो, फोर्स के सीधे डायरेक्शन में फेंक दो तो स्ट्रेट लाइन पाथ लेकर ऊपर से नीचे चला आता है। लेकिन हल्का सा भी टेढ़ा किया तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पैराबोलिक पाथ पे चला जाता है, मतलब कर्व हो जाता है उसका पाथ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से, फोर्स के डायरेक्शन से, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन से हल्का सा टेढ़ा है, एंगल बना रहा है। एंगल बनाएगा तो हमेशा कर्व बन जाओ। तो यहाँ भी तो है, कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो जो जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ वो फील्ड के अपोजिट या फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहा होगा। ये कोई जरूरी तो नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैंने बोला रैंडम मोशन कर रहा था पहले, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, मतलब कर्व पाथ लेता है। और कर्व पाथ लेते हुए इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड चला आता है और निकल जाता है। मतलब यहां पे हमें यह सीखना था कि बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हुआ, बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हुआ, ऐसा हुआ। मतलब अगर मैं आपको पिक्टोरियली बना के दिखाऊं कि ये हमारा क्या है, लैटिस पॉइंट है, ये इस तरीके से, ये हमारा लैटिस पॉइंट है इस तरीके से, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया। भाई साहब हमारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा हुआ है, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, विद इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भाई साहब ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और हल्का सा ये शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ इधर, मतलब अपनी जगह वापस नहीं आया। कितना शिफ्ट हुआ, मान लेते हैं डेल्टा एस। तो यहां पे जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। दिस इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो अब नहीं है, ये जीरो नहीं है। और अगर इसके ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे, वो ऑर्डर कितने का आएगा, वो ऑर्डर आएगा वी एवरेज नियर अबाउट 10⁻⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हैं पॉइंट में 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इतनी कम स्पीड है इसकी। डायरेक्ट आ चुका है, डायरेक्ट आ चुका है नीट में, डायरेक्ट ऑर्डर पूछ चुका है नीट में, ध्यान दीजिएगा। मतलब ऑर्डर याद होना चाहिए, और नीट में पूछा जा चुका है ना, तो नीट में पूछा जा चुका है, बोर्ड में भी याद होना चाहिए भैया ये ऑर्डर इसका। कभी कभी आपको ऑप्शन बना के पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो ऑर्डर ऑन एन एवरेज दिमाग में रखे होना चाहिए कि इतने ऑर्डर का होता है, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड से लेकर 10⁻³ मीटर पर सेकंड। लेकिन नीट में ये आ चुका है और यही आंसर मारा था, नीट में आंसर यही दिया हुआ था, तो हम यही मानेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब इतनी छोटी स्पीड है। वो बड़ी स्पीड थी, 100 किलोमीटर पर सेकंड के कारण करंट नहीं आ रहा था, लेकिन ये छोटी स्पीड है, इसके कारण करंट आ रहा है। मतलब इसका महत्व ज्यादा है, उसका महत्व कम है, क्योंकि वो करंट नहीं ला पा रहा था। भले ही उसकी अच्छी खासी स्पीड थी, लेकिन उसके कारण कुछ भी नहीं हो रहा था, उसके कारण करंट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं। इसके कारण डिस्प्लेसमेंट है, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट है, मतलब करंट का पूरा श्रेय किसको देंगे, दिस एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को हम करंट का पूरा श्रेय देंगे भैया कि तुम ही हो जो करंट ला रहे हो किसी कंडक्टर के अंदर, डिस्प्लेस हो गए। भले ही तुम कम हो, भले ही तुम छोटे हो, लेकिन करंट तो ला रहे हो ना, हम तुम्हें ही मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। तो मैंने पूरी बातें बता दी क्या क्या होता है, कैसे होता है। ये एवरेज वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
इसी को क्या बोला गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो अगर हम बात करें व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो बहुत रैंडम मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, रैंडम मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, अलग अलग होगी। हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी तभी तो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तभी तो एवरेज बोल रहे हैं। अगर वेलोसिटी सेम होती, कांस्टेंट होती, तो एवरेज निकालने की क्या जरूरत थी हमको। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, एकदम सीधा सीधा वर्ड में बोलेंगे कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, भले ही अंदर चाहे जैसा मोशन हो रहा हो, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है ना। और अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड से आ रहा है। उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, उस स्पीड को हम बोलेंगे ये एक कांस्टेंट स्पीड है, ये ऑन एन एवरेज कांस्टेंट स्पीड है, और ये एक एवरेज स्पीड है। एवरेज को कांस्टेंट ही बोला जाता है ना। एवरेज का मतलब होता है कांस्टेंट, दिमाग में रखिएगा बात। जब कभी भी किसी चीज का आप एवरेज निकाल लेते हैं मतलब वो कांस्टेंट हो जाता है उस टाइम इंटरवल के लिए। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, इसका डेफिनेशन बना, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो इट इज द एवरेज ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स with which it is move with which electrons are move from lower potential टू हायर पोटेंशियल, हायर को HP लिख दूं, HP हायर पोटेंशियल आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, फील्ड या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए बात कि क्या मैकेनिज्म था करंट के फ्लो करने का। तो ये मैकेनिज्म था करंट के फ्लो करने का, ये कंडक्टर के अंदर की बात है। तो आज तो हम ये बातें कर ली, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। अब हम सीधा सीधा क्या मानेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ये भाई साहब सीधे सीधे चल रहा है। यही आपको टेंथ में पढ़ाएगा था, इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे नहीं चलता, कारण मैंने बताया। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सीधा मानने से, तो हम मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के बाद हम क्या मानेंगे, भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है इतना टेढ़ा मेढ़ा मोशन ना दिखाते हुए हम इस इलेक्ट्रॉन को मानेंगे बहुत सीधा आदमी है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल सीधा चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, दैट्स इट। सीधा चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, दैट्स इट। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं उस समय बोलेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये आपका चौथा पैरामीटर्स था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसमें क्या हेडिंग डालेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बैटरी, या कंडक्टर विद बैटरी। ये कंडक्टर विद बैटरी वाला केस था जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, और वो कंडक्टर विदाउट बैटरी था जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आया था, जिसमें थर्मल स्पीड आया था। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका चौथा पैरामीटर था। ये कौन सा पैरामीटर था, चौथा पैरामीटर, चौथा पैरामीटर। अब इसी जगह में एक बात और कर लेता हूं, इसी जगह में एक बात और कर लेता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा जब टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया जाएगा। जब टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, लेकिन फॉर्मूला भी अभी आपको नहीं प्रूफ कराया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। चलिए जब फॉर्मूला प्रूफ कराएंगे तो बात करेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं, अभी हम करंट निकालने की कोशिश करते हैं कि इस कंडक्टर में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल n है, और ये वीडी स्पीड से मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो वीडी के फॉर्म में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में कितना करंट होगा इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका कंडक्टर है, हेडिंग बना सकते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो यहां पर आप सपोज करेंगे, एजम्पशंस लिखेंगे। क्या एजम्पशंस लिखेंगे कि सपोज या लेट एन क्या है आपका, मैं सीधा ऐसे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और वीडी आपकी क्या है, वीडी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आपको करंट निकालना है, करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने पहले पढ़ा था। क्या फॉर्मूला लगाना है कि करंट आई बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। अगर मैं छोटे से चार्ज की बात करता हूं, किसी क्रॉस सेक्शन से कितना छोटा सा चार्ज पास किया इन छोटा सा टाइम dt। यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। बस ये दो चीज याद रखें। तो कैसे करें सॉल्व, आइए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अगर हम सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं, अभी मैंने क्या माना कि हम क्या मानेंगे, भले ही मोशन इसका गड़बड़ सड़बड़ हो इसके अंदर, लेकिन हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे t बराबर 0, मतलब जब हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया तो t बराबर 0 पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस स्लाइस पे थे। मान लेते हुए स्लाइस हमारा क्या है, AB, ये क्रॉस सेक्शन AB है। t बराबर 0 पर, एट t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ई सारे एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो अब कोई नहीं लड़ेगा। हमने ये मान लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हो गया, सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहे हैं। तो हम ये एजम्पशंस मान ले रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड, एक के पीछे एक, मतलब जैसे सिपाही चलते हैं उसी तरीके से। मतलब क्लासरूम में जब लड़के घुसते हैं तो वो तो कुछ तो उदंड होते हैं, है ना, बहुत तेजी से घुसते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन की बात करें तो एक लाइन से लड़के जा रहे हैं, है ना, 3-4 रो है, एक लाइन से लड़के जा रहे हैं। तो उसी तरीके से मोशन इनका मान रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, एवरेज वेलोसिटी कितनी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड से धीरे धीरे खिसक रहे हैं। हालांकि वो सच में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा मान लो तो आंसर आ जाता है हमारा। और ऐसा मानने से चीजें हमारी आसान हो जाती, तो हम मान लेते, उसमें क्या है। तो मान लिया मैंने, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 मैंने मान लिया, 3 नहीं है। इस क्रॉस सेक्शन पर, इस क्रॉस सेक्शन पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गोला क्रॉस सेक्शन होगा ना, क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, इसका एरिया मैंने मान लिया A, तो गोला क्रॉस सेक्शन होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर, है ना, जो कि मान लेते हैं अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। कितने स्पीड से, VD स्पीड से, सारे के सारे VD स्पीड से मूव कर रहे हैं। और इन टाइम dt ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए भाई साहब। कितने टाइम में, एट t बराबर dt। तो सोच के देखो ना कि dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन पे आ गया। तो ध्यान से देखो, तो इस क्रॉस, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को देखो, इस वाले क्रॉस सेक्शन को देखो, तो dt टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए होंगे जो इसके अंदर होंगे। इसके अंदर भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ऐसे 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 ऐसे। वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब जो इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन थे वही इलेक्ट्रॉन तो हैं ये वाले, वही इलेक्ट्रॉन तो है ये वाले। क्योंकि मैं ऐसे मानूं कि इस तरीके से हमने मान लिया कोई पाइप है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। या फिर बॉल मान लो, एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये, इसके पीछे भी ढेर सारे बॉल्स हैं इस तरीके से, है ना। तो बहुत अच्छे से देखो हमने क्या क्या करना है, एनालाइज किया। ऐसे सोचो कि बॉल अभी एंटर करना स्टार्ट किया है इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर अगर बॉल एंटर करना स्टार्ट किया है तो t बराबर 0 पे ये सिचुएशन थी। अभी कोई भी बॉल इस वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं किया, इसको मैं AB बोल रहा हूं, और इसको मैंने क्या बोला, कुछ बोला, CD मान लो। तो t प्लस तो हमारा dt टाइम में ये वाला बॉल यहां पहुंच गया,
नंबर 1, ये नंबर 1 यहाँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब मेरे को ये बताओ कि सारे बॉल्स अगर अंदर डाले जा रहे हैं, तो अगर ये नंबर 1 बॉल यहाँ पर है तो नंबर 2 बॉल कहाँ होगा? इसके पीछे। नंबर 3 बॉल कहाँ होगा? इसके पीछे। नंबर 4 बॉल कहाँ होगा? इसके पीछे। इसका मतलब ये dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ बॉल क्रॉस किए हैं, जो इसी के अंदर ही तो हैं, यही तो क्रॉस किया है dt टाइम में। अगर dt टाइम में ये यहाँ पहुंचा है तो dt टाइम में इतने बॉल क्रॉस किए हैं, क्योंकि सारे एक दूसरे के पीछे थे। उसी तरीके से इसके पीछे भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब dt टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा होगा तो dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किए, जो इसकी इस वाले अंदर में है, इसमें अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो बहुत अच्छे से देखो, तो मैं चार्ज ही निकालना चाहता हूं कि टोटल चार्ज, क्योंकि टाइम तो हमें पता है dt टाइम में क्रॉस किया। मान लिया dt टाइम में इलेक्ट्रॉन्स AB क्रॉस सेक्शन से CD क्रॉस सेक्शन पे पहुंच गया है, तो टाइम तो हमें dt पता है, मैं चार्ज ही निकालना चाहता हूं। लेकिन चार्ज निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता होगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो मैं वही छोटा सा चार्ज निकालना चाहता हूं, जो छोटा सा चार्ज इसके अंदर है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका लेंथ कितना है dx, मैंने मान लिया ये लेंथ कितना है dx है ना। dx मान लो, चाहे v dt टाइम में मूव किया, v स्पीड से मूव कर रहा है, या dx ही मान लो, चलो ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना है? छोटा सा। इसका छोटा सा वॉल्यूम बना, छोटा सा वॉल्यूम इज इक्वल टू a dx। अब ध्यान दें कि ये तो वॉल्यूम होगा छोटा सा, dv बराबर a dx। अब मैं कहूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो हमें क्या पता है? यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? स्मॉल n। तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? dv वॉल्यूम में। तो dv वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन dn मैंने मान लिया, दिस dn इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू में dv। यही तो होगा, या तो ऐसे लिख लिया आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वॉल्यूम कितना है इसका, मान लेते हैं छोटा सा वॉल्यूम है dv, ये dv, और ये dv कितनी? a dx। दिस इज इक्वल टू कितना? dn अपॉन में a dx। तो dn की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? dn इज इक्वल टू n इंटू a dx। दिस इज योर छोटा सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस किया dt टाइम में। इसी में E का मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटा सा चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा? ध्यान से अगर आप देखें, चार्ज क्रॉसिंग इन टाइम dt थ्रू क्रॉस सेक्शन AB इज, क्या लिखेंगे? dq बराबर dn इंटू में E, एंड dn की वैल्यू इतनी है, तो कितना हो जाएगा? NEADX, इक्वेशन नंबर 1। dx पता चल गया आपको? जैसे ही dx पता चल गया, करंट आ गया आपका, क्योंकि करंट के लिए आप क्या करेंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे, और जब यही फॉर्मूला लगाएंगे तो बराबर क्या लिख देंगे? बराबर लिख देंगे यहां पर NEADX अपॉन में क्या? dt। अब बताओ ना, dx अपॉन dt क्या है? dx इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, और dt क्या है? टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी। तो कौन सा वेलोसिटी से चल रहा है? ये एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? NEAVD। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर करंट। आंसर क्या है? क्वेश्चन तो था ही नहीं कुछ, ये तो टॉपिक था। ये आपका करंट है। तो करंट कितना बना? कहाँ लिखूं मैं? करंट इतना बना, यहां लिख देता हूं मैं। करंट I बराबर NEAVD, ध्यान रखिएगा। इसके आगे के लेक्चर हम बाद में लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ पैरामीटर्स और हैं हमारे कंडक्टर की। तो कंडक्टर की कुछ पैरामीटर्स और है, जैसे रेजिस्टेंस है, करंट डेंसिटी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मोबिलिटी है। तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।